अब देखिए हम लोग जो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग दोबारा ये आज पता करेंगे कि ये जो क्रोमेटिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमें सेल साइकिल के किस फेज में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पूरा सेल साइकिल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि क्रोमेटिन कहाँ देखने को मिलता है आपको किस फेज में, क्योंकि हमने वहाँ बात किया था कि मेटा फेज में आपको मेटा फेज से एना फेज तक जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम वही प्रो फेज या प्रो फेज के पहले इंटरफेज की बात करते हैं तो वहाँ हमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है। तो वो क्या है, हम हल्का सा बैकग्राउंड आपको दे रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि किस फेज में हमें क्रोमेटिन और ये जो मेटा फेज वाली बात जो पहले आपको बोली गई थी वो क्यों बोली गई थी। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ डिस्कस करना चाहते थे आपसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ा था कि हमें ये डीएनए को इतना पैक करने की ज़रूरत क्या है, हमें डीएनए को क्रोमेटिन या क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ऐसे डीएनए लीनियर ही रहता ना यूकैरियोट में, क्या प्रॉब्लम थी, पैकेजिंग की हमको क्यों रिक्वायरमेंट हुई पैकेजिंग। तो इसका आंसर ये है कि पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होती है क्योंकि न्यूक्लियस की जो साइज है वो न्यूक्लियस की साइज कितनी है, 10 × 10⁻⁻6 मीटर, बहुत छोटा है साइज न्यूक्लियस का। और डीएनए की जो साइज है वो कितनी है, 2.2 मीटर। तो डीएनए की साइज तो बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियस की साइज क्या है, बहुत छोटी है। तो न्यूक्लियस की साइज कम होने की वजह से हम पैकेजिंग करवा रहे हैं, मतलब डीएनए की साइज न्यूक्लियस की साइज कम होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस डीएनए को जो लीनियर डीएनए है उसको हम इतना क्या कर रहे हैं, हेलिकल में, क्रोमैटिन में, क्रोमोसोम में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कंडेंस कर रहे हैं। तो इसका एक आंसर तो आपको मिल गया। तो यहाँ पर जब डीएनए, क्योंकि हमने पढ़ा है, जब हम पढ़ेंगे कल तो हम वहाँ बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस तो होगा ही। तो यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर वो वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है तो भाई ये क्या है आपका, न्यूक्लियस के लिए ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए चाहे न्यूक्लियर एनवेलप बोलिए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये है उसके अंदर ये क्या कर रहा है, आपका डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वहां पर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी प्रोकैरियोट में, तो वहां पर डीएनए जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में मूव करता है। तो इसको हम कल आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि डीएनए जो है वो आपका ये डीएनए को क्यों इतना कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, ये आपको आंसर मिल गया होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये किस फेजेस में हमको देखने को मिलेगा कि आपका क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम सेल साइकिल आपको पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको हल्का सा बता दे रहे हैं। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो हमें दो तरह के फेजेस देखने को मिलते हैं, एक क्या होता है आपका इंटरफेज और एक क्या होता है आपका एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज भी आप कहते हो, है ना। तो इंटरफेज में क्या क्या आता है, जी नॉट फेज का अलग ही एक फंक्शन है। तो जी नॉट फेज को हम क्वेसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरफेज है वो आपका क्या है, G1S G2। तो G1S G2 जो है वहां पर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमेटिन फॉर्म। जब भी इंटरफेज की हम बात करेंगे तो इंटरफेज में क्या आ रहा है, G1S G2। इस फेज में हमको क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम हमें मेटाफेज में देखने को मिलेगा। और मेटाफेज कब आता है, एम फेज में आता है। तो इतने फेज तक, इंटरफेज तक हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमेटिन फॉर्म में देखने को मिलेगा। और एम फेज की बात करेंगे तो वहां से हमको मेटाफेज से स्टार्ट होगा, तो वहां पर हमको वहां पर क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि ये G1 फेज क्या होता है, जिसको आप गैप 1 फेज भी बोलते हो। यहां पर आपको क्या है बेटा, अगर मान ले, तभी हमने वहां पर बताया था कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम में ये कितना डीएनए होगा, अगर ये एक क्रोमोसोम है तो एक ही डीएनए होगा, ठीक है, एक ही डीएनए होगा, क्योंकि अभी क्लियर हुआ है कि डीएनए ही क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम बोले कि ये 2 क्रोमोसोम है, अगर इसको हम ऐसे बना दे तो यहाँ पर इस टाइम बताइए कि कितना आपका डीएनए होगा। डीएनए क्या हो गया, 2 हो जाएंगे, है ना। अभी तक एक था, अब क्या हो जाएगा, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। तो अब 2 हो गया, पहले एक था। तो एक क्रोमोसोम क्या इंडिकेट करता है, एक डीएनए को। 2 क्रोमोसोम क्या इंडिकेट करता है, 2 डीएनए को, ठीक है। तो यहाँ पर G1 फेज में अगर हम बात करेंगे तो G1 फेज में हमें क्या मिलेगा, एक क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन हमेशा किस तरह के फॉर्म, बीट लाइक स्ट्रेट, तो वो तो पढ़े ही थे, हमेशा किस फॉर्म में होता है, थ्रेड फॉर्म में होता है, थ्रेड के फॉर्म में होगा, ठीक है।
तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन ही बोलते हैं। और क्रोमेटिन का जो नंबर है वो हर एक स्पीसीज में क्या होगा, आपको बदलता हुआ मिलेगा, चेंज होता रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो G1 फेज है वहां पर हमें एक क्रोमेटिन और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखेगा, ठीक है। जब हम S फेज की बात करेंगे तो S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज कहने का मतलब जब आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाया गया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, है ना। और यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो एक डीएनए में कितना है। अब आपको एक चीज ये भी नहीं समझ आ रही होगी, तो ये चीज भी हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि ये 2n2c क्या दिखा रहा है। 2 की अगर हम बात करें 2n, तो ये किसको दिखाता है, डिप्लॉइड को, है ना, डिप्लॉइड फेज को। तो आपको पता है एक मदर एक फादर, फिर आप जाइगोट की बात कर रहे हो तो डिप्लॉइड फेज। और ये 2c क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ डीएनए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोल लीजिए, ठीक है। तो ये 2c क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हमेशा 2n2c फॉर्म में किस में रहेगा, जब ये G1 फेज में रहेगा। जब हम S फेज की बात करेंगे, अगर एक डीएनए में 2n2c है तो बताइए यहाँ रेप्लिकेशन हुआ है, दोबारा से एक डीएनए फिर से बन गया, तो 2n2c एक के लिए, फिर एक के लिए और क्या है 2n2c, तो टोटल कितना हो जाएगा 2n4c। तो डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो जस्ट डबल हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 4c, यहाँ पर क्या था 2c। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। G2 फेज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमें एक क्रोमेटिन और 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या होगा, जो S फेज में है वही आगे जाएगा, तो वहां पर भी क्या होगा 2n4c ही रहेगा, ठीक। अगर हम M फेज की या माइटोटिक फेज की बात करेंगे तो पहला क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो यहाँ प्रोफेज के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। लेकिन मेटाफेज की बात करेंगे, मेटाफेज तक आते आते आपको क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मेटाफेज का अगर स्ट्रक्चर बनाया गया है तो मेटाफेज की आपको यही पहचान कि क्रोमोसोम दिखने लगेगा, और ये क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम, ठीक, और 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये क्रोमोसोम, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होने लगता है, और आपका क्या है, ये लीनियर क्रोमोसोम ऐसे अटैच होंगे, बिल्कुल लीनियर रहेंगे, स्ट्रेट, जैसे प्रेयर में आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे लीनियरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। जब हम एनाफेज की बात करेंगे तो एनाफेज में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमको एनाफेज में भी ये क्या होते हैं, ये आपका हाफ अलग पोल पे चले जाते हैं, हाफ अलग पोल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक क्रोमोसोम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये क्या हो जाएंगे, अलग से पैक हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, अलग से पैक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीलोफेज की बात। फिर साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि मेटाफेज और एनाफेज, डीएनए प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है, और क्रोमेटिन के फॉर्म में, आपको पता चल चुका। तो अब ये आपको क्लियर है कि क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पर, किस फेज में, और क्रोमेटिन के फॉर्म में। एक और चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइए कि अगर हम ये सेल साइकिल की फेज की बात कर रहे हैं तो इस सेल साइकिल की फेज में हमको कंप्लीट डिप्लॉइड फेज कहाँ देखने को मिलता है। ये आपका गेट में, CSIR में, बाकी बहुत से जगह पर ये पार्ट बी में क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आपका अगर पूरे फेज की अगर हम बात करें, M फेज और इंटरफेज की, तो हमें कहाँ पर आपको कंप्लीट डिप्लॉइड फॉर्म देखने को मिल रहा है, बताइए। कंप्लीट डिप्लॉइड फॉर्म कहने का मतलब 2n2c कहाँ देखने को मिल रहा है, 2n2c हमें 2 ही जगह देखने को मिल रहा है, एक कौन सा है, M फेज, और एक क्या है आपका G1 फेज। बाकी इन दोनों में क्या है, 2n4c है, क्योंकि S फेज में जो रहेगा वही क्या होगा, G2 में भी जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर पूरा क्लियर है कि अगर एक क्रोमोसोम हुआ तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को दिखाएगा, 2 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए को दिखाएगा। तो हम लोग